पांच बड़े नेता जिन्होंने खुद पीएम बनने से मना कर दिया था, इनकी कहानियां सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। नंबर 5, नितिन गडकरी। भारतीय राजनीति में एक ऐसा नेता जिसे विपक्ष ने प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया और उसने मना कर दिया। जी हाँ, सही सुना आपने। नितिन गडकरी, जो आज सड़क परिवहन मंत्री हैं, जो नागपुर से 3 बार सांसद चुने गए हैं, जो 2009 से 2013 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उन्हें एक विपक्षी नेता ने खुद आकर कहा, अगर तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो हम तुम्हें समर्थन देंगे। और गडकरी ने क्या किया? उन्होंने पूछा, आप मुझे समर्थन क्यों देंगे और मैं आपका समर्थन क्यों लूंगा? यह बात उन्होंने खुद 2024 में नागपुर में एक पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में बताई। उन्होंने उस नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से कबूल की। अब आप सोच रहे होंगे, यह कौन था, किस पार्टी का था, किस साल की बात थी? इसका जवाब गडकरी ने नहीं दिया, लेकिन एक बात पक्की है, यह प्रस्ताव असली था। और 2019 में जब अटकलें लगाई गईं कि गडकरी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तब भी उन्होंने कहा था, भारत मोदी जी के हाथों में है, मैं तो उनके सपने को पूरा करने वाला एक कार्यकर्ता हूँ। यह वो नेता है जिसे इंडिया टुडे ने 2024 के सर्वे में नरेंद्र मोदी की जगह प्रधानमंत्री बनने के लिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बाद तीसरे नंबर पर रखा गया था। लेकिन रुकिए, गडकरी की कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो बहुत कम लोग जानते हैं। 2009 में भाजपा अध्यक्ष बने, आरएसएस का पूरा समर्थन था। दिल्ली के पुराने नेताओं के दबदबे को तोड़ने के लिए आरएसएस ने उन्हें नागपुर से लाया था और फिर 2013 में उनकी कंपनी पूर्ति ग्रुप पर आयकर विभाग ने छापे मारे। भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अरविंद केजरीवाल ने भी उन पर निशाना साधा। पार्टी के अंदर यशवंत सिन्हा जैसे नेताओं ने खुलकर उनका विरोध किया और गडकरी को भाजपा अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। बाद में 2014 में आयकर विभाग ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। गडकरी ने खुद कहा, यह एक राजनीतिक षड्यंत्र था, लेकिन वो वक्त चला गया था। जो शख्स एक बार भाजपा का सबसे ताकतवर नेता था, जिसे आरएसएस ने खुद बनाया था, वो एक विवाद में फंसकर पीछे हो गया। तो अगर वो विवाद ना होता, अगर 2013 में भाजपा के अंदर वो बगावत ना हुई होती, तो शायद, सिर्फ शायद, 2024 का चुनाव किसी और नाम के साथ लड़ा जाता। लेकिन खैर, गडकरी तो वैसे भी कहते हैं, प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य ही नहीं था। जनाब, यह बात तो आपने खूब कही, लेकिन इतिहास बड़ा दिलचस्प होता अगर आपने उस विपक्षी नेता को हाँ कह दिया होता। नंबर 4, चौधरी देवीलाल। 1 दिसंबर 1989 की तारीख याद कर लीजिए। संसद का केंद्रीय हॉल, जनता दल की सरकार बनने वाली है। राजीव गांधी की सरकार गिर चुकी है। देश को नया प्रधानमंत्री चाहिए और इस बैठक में बीपी सिंह ने एक ऐसा काम किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने उठकर कहा, हमारे प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल होंगे। भीड़ में सन्नाटा छा गया, क्योंकि बीपी सिंह खुद पूरे चुनाव अभियान में कांग्रेस का साफ विकल्प के रूप में पेश हुए थे। उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था, राजीव गांधी की कैबिनेट से वो ही चेहरा थे और अब वो देवीलाल का नाम ले रहे थे। चौधरी देवीलाल हरियाणा के जाट नेता ताऊ के नाम से मशहूर, जो उस समय 75 साल के थे, खड़े हुए और उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने बीपी सिंह का नाम आगे कर दिया, खुद उप प्रधानमंत्री का पद लिया। अब यह सुनने में बहुत त्यागी लगती है, लेकिन असली कहानी इससे ज्यादा दिलचस्प है। देवीलाल ने यह त्याग क्यों किया? कुछ जानकारों का मानना है कि देवीलाल जानते थे, जनता दल के अंदर गुटबाजी इतनी थी कि सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। प्रधानमंत्री वो बनेगा जो गिरे, और उसके साथ उसकी विरासत भी जाएगी। देवीलाल बुजुर्ग थे, समझदार थे। उन्होंने सोचा, ताज पहनना ठीक है, लेकिन कांटों वाला ताज नहीं। और उनका अंदाजा कितना सही निकला। बीपी सिंह सिर्फ 11 महीने प्रधानमंत्री रहे और जुलाई 1990 में खुद देवीलाल को उप प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। फिर वो चंद्रशेखर की सरकार में वापस आए, लेकिन वो सरकार भी कुछ महीनों में गिर गई। यानी देवीलाल ने जो पद ठुकराया, वो पद सचमुच कुछ ही महीनों में डूब जाता। अब आते हैं उस एक चौंकाने वाले तथ्य पर जो शायद आपने पहले नहीं सुना। 1987 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में देवीलाल की पार्टी ने 90 में से 85 सीटें जीती थी, बाकी 5 कांग्रेस को मिली थी। यह भारतीय चुनावी इतिहास में किसी राज्य का एक तरफा जनादेश था। लगभग 94% सीटें एक पार्टी को। इस अजीब आदमी ने, जो स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया था, हरियाणा में ऐसी राजनीतिक लहर बनाई जो आज तक किसी ने नहीं बना पाई। और फिर 1989 में 2 सीटों से एक साथ चुनाव जीते, सीकर राजस्थान से भी और रोहतक हरियाणा से भी।
एक साथ दो राज्यों की दो लोकसभा सीटें। यह आदमी जिसने कभी इंग्लिश ठीक से नहीं बोली, उसे प्रधानमंत्री पद की पेशकश हुई और उसने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। ताऊ को शायद पता था असली ताकत कुर्सी पर नहीं, कुर्सी के पीछे होती है। नंबर 3, सोनिया गांधी। 18 मई 2004। पूरे देश की नजरें एक महिला पर टिकी हैं। कांग्रेस 244 सीटें जीत चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई है। अब नई सरकार बनेगी और सबका मानना है कि इस सरकार की प्रधानमंत्री सोनिया गांधी होंगी। रामविलास पासवान 10 जनपद से बाहर निकलते हैं और उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि कुछ बड़ा हो रहा है। वो अहमद पटेल को फ़ोन करते हैं, जवाब नहीं आता और अचानक मीडिया में खबर फ्लैश होती है, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। पासवान अपनी आत्मकथा संघर्ष, साहस और संकल्प में लिखते हैं, हम सब गठबंधन के नेता हैरान थे किसे बनाया जाएगा, और फिर जो नाम आया उससे सबकी आंखें फटी रह गईं। मनमोहन सिंह, एक अर्थशास्त्री, राज्यसभा के नेता जिसका कोई जनाधार नहीं, जो किसी लोकसभा क्षेत्र से कभी नहीं जीते। अब आते हैं असली सवाल पर, सोनिया ने मना क्यों किया? आधिकारिक कारण था उनका विदेशी मूल। वो इटली में पैदा हुई थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया कि नागरिकता अधिनियम की धारा 5 के अनुसार जो भारत में पैदा नहीं हुआ वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। कलाम ने यह पत्र पाकर मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया। बाद में कलाम ने अपनी आत्मकथा में लिखा, उन्होंने सोनिया गांधी को शपथ दिलाने की सारी तैयारी कर ली थी जब यह सूचना आई। लेकिन यहाँ एक और राज है, भाजपा ने कानूनी रोड़ा अटकाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस दावे को खारिज कर दिया। यानी कानूनी रूप से शायद वो बन सकती थी, तो सोनिया ने खुद क्यों मना किया? उनके समर्थकों कोने से भारतीय परंपरा का त्याग कहा। आलोचकों ने कहा राजनीतिक चाल है। सच यह था कि 10 जनपद पर बैठकर वो सरकार की असली सूत्रधार बनी रही। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष सोनिया गांधी थीं। आईटीआई, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून, ये सब उनकी परिषद की पहल थी। अब सोचिए, क्या यह त्याग था या यह एक ऐसी राजनीतिक चाल थी जिससे असली ताकत उनके हाथों में रही, और अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी किसी और की। फोर्ब्स ने 2010 में सोनिया गांधी को दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर इंसान बताया था, प्रधानमंत्री बने बिना। अब इससे बड़ा राजनीतिक करतब क्या होगा? नंबर 2, शंकर दयाल शर्मा। 21 मई 1991। भारत का राजनीतिक इतिहास उस दिन हमेशा के लिए बदल गया। श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी। कांग्रेस बिना नेतृत्व के थी और चुनाव अभी पूरे हुए नहीं थे। वो बाद में हुए और कांग्रेस को 244 सीटें मिली। सोनिया गांधी शोक में डूबी थी। पार्टी को नेता चाहिए था, सरकार बनानी थी। सोनिया के सबसे करीबी सलाहकार पीएन हक्सन ने एक नाम सुझाया, उस वक्त उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। सोनिया कुछ देर रुकी, सोचा और मान गई। के नटवर सिंह और अरुणा आसफ अली को भेजा गया उपराष्ट्रपति शर्मा के पास। दोनों गए, बात की और वो चौंकाने वाला जवाब मिला, मेरी उम्र हो गई है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है और यह जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। के नटवर सिंह बाद में बताते हैं, हम सबको बड़ा धक्का लगा और इस एक मना करने के बाद इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। पीवी नरसिम्हा राव, जो आंध्र प्रदेश वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, जिनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, वो अचानक देश के प्रधानमंत्री बन गए और नरसिम्हा राव ने 1991 में मनमोहन सिंह के साथ मिलकर वो आर्थिक सुधार किए जिसने भारत की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। 1991 का वो बजट, वो उदारीकरण भारत की आर्थिक क्रांति का आधार बना। अगर शंकर दयाल शर्मा ने हाँ कह दी होती तो क्या यह सब होता? शायद नहीं। लेकिन अब आते हैं उस चौंकाने वाले तथ्य पर। शंकर दयाल शर्मा, जिन्होंने बीमारी और बुढ़ापा बताकर प्रधानमंत्री पद ठुकराया, अगले साल 1992 में भारत के राष्ट्रपति बन गए और राष्ट्रपति रहते हुए 1997 तक उन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। जो पद उन्होंने खुद स्वास्थ्य कारणों से ठुकराया, उससे भी बड़ा पद उन्होंने अगले ही साल संभाल लिया। अब यह बीमारी वाला बहाना असल में बहाना था या वाकई वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी से बचना चाहते थे? इसका जवाब तो वो अपने साथ ले गए 26 दिसंबर 1999 को, जब उनका निधन हुआ। लेकिन एक बात तो पक्की है, उनके एक ना ने नरसिम्हा राव का दरवाजा खोला और उस दरवाजे से 1991 की आर्थिक क्रांति निकली। नंबर 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह वो कहानी है जिस पर आज भी बहस होती है। यह वो कहानी है जिसे सुनकर आपके मन में एक सवाल उठेगा, अगर उस दिन कुछ अलग हुआ होता तो क्या भारत आज अलग होता? साल था 1946।
आज़ादी बस आने वाली थी। कांग्रेस को अपना अध्यक्ष चुनना था, क्योंकि वही अध्यक्ष आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने वाला था। 15 प्रदेश कांग्रेस समितियों ने मतदान दिया। नतीजा 12 ने सरदार पटेल का नाम लिखा, 3 ने कोई नाम नहीं लिखा। जवाहरलाल नेहरू का नाम एक भी समिति ने नहीं लिया। पार्टी के आम कार्यकर्ता, नेता, प्रदेश प्रमुख सब पटेल चाहते थे। पटेल के अपने जीवनीकार राजमोहन गांधी भी यह मानते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? महात्मा गांधी ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी। नेहरू और गांधी के सामने पटेल ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। पटेल के एक समय तक डीपी मिश्रा ने बाद में लिखा, जब हमने पटेल को नेहरू से आगे रखा तो हमारा कोई इरादा नहीं था कि नेहरू को प्रधानमंत्री पद से वंचित किया जाए। हम सब जानते थे कि नेहरू ही पहले प्रधानमंत्री होंगे। यानी कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों अलग अलग पद माने जाते थे उस समय, लेकिन नेहरू वो इसे अलग मानते थे। उन्होंने साफ कह दिया, या तो नंबर 1 या बाहर। राजेंद्र प्रसाद ने जब सुना कि पटेल ने नाम वापस लिया तो उन्होंने कहा, गांधी ने एक बार फिर अपने विश्वस्त सहयोगी को चमकते नेहरू के लिए बलिदान कर दिया। और पटेल ने कहा, देश को नेहरू के विरोध में जाने से बचाना जरूरी था। अगर मैंने अड़ जाता तो देश में भारी टूट होती। यह है पटेल का असली चरित्र। उन्हें पता था देश के लिए यही ठीक है और उन्होंने वो किया जो देश के लिए जरूरी था। अब आते हैं उस ऐसे तथ्य पर जो शायद आपने कभी नहीं सुना। सरदार पटेल ने बिना किसी शोर शराबे के महज 2 साल में 562 रियासतों को भारत में मिला दिया। इनमें से ज़्यादातर बिना एक गोली चलाए। लेकिन एक रियासत ऐसी थी जो सबसे अड़ियल थी, हैदराबाद। निजाम ने यूरोप से हथियार मंगवाए, पाकिस्तान से मदद मांगी, रजाकारों की फौज बनाई जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रही थी। पटेल ने नेहरू से कहा, ऑपरेशन करना होगा। नेहरू हिचकिचाए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, पटेल ने नहीं माना। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन, हैदराबाद भारत में आ गया। अब एक और चौंकाने वाली बात, पटेल ने अपनी पढ़ाई 36 साल की उम्र में इंग्लैंड में जाकर पूरी की, मिडिल टेम्पल से। और जो 36 महीने का कोर्स था उन्होंने वो 30 महीने में ख़त्म किया, यानी 6 महीने पहले। एक किसान के बेटे ने, जो गुजरात के एक छोटे से गांव नडियाद में पैदा हुआ, जिसने कम उम्र में स्कूल छोड़कर खेतों में काम किया, उसने न सिर्फ कानून में महारत हासिल की, न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बल्कि उसने 562 रियासतों को जोड़कर एक ऐसा नक्शा बनाया जिसे आज हम भारत कहते हैं। और यह सब किया बिना प्रधानमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद पर रहते हुए, एक ऐसे नेता के रूप में जिसने भारत को अपने अहंकार से ऊपर रखा। 2018 में जब उनकी 182 मीटर ऊंची एकता की मूर्ति बनाई गई तो एक बात जरूर याद आई, जो आदमी खुद इतना बड़ा था उसकी मूर्ति को भी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनानी पड़ी। पटेल ने जो पद ठुकराया, उस पद से जो काम उनसे होता, शायद वो काम किसी और से होना मुश्किल था। लेकिन उन्होंने देश को चुना, कुर्सी को नहीं, और यही उन्हें सरदार बना।